ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट होता किन किन सब्सटेंस का है, ह्यूमन बींग्स में O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 गैस का भी ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा आपके ग्लूकोज जो खाने के डाइजेशन से बनता है, उस ग्लूकोज का भी पूरी तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा वेस्ट जो मटेरियल बनते हैं आपकी बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट, उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है ना। इसके अलावा वाटर है, मिनरल्स है, इनका विटामिन, इनका भी पूरी तरह से, तो खाने से जो बनेगा अल्टीमेट लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज, और इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो गैसेस आपकी बॉडी में है, ऑक्सीजन, CO2, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में बनते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, करता कौन है? पूरी ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन बीइंग। ब्लड जो एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये हर एक सब्सटेंस का ट्रांसफर आपकी बॉडी में करती है, मतलब ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज और वेस्ट प्रोडक्ट सबका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आपका ब्लड करता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक ब्लड है, और फिर आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेट होता है वो क्या है? ब्लड। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा सिस्टम अपन इस ब्लड के बाद पढ़ेंगे। तो ब्लड की कंपोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड किन किन से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद प्लेटलेट्स आती है, जो RBC, WBC और प्लेटलेट। ये ब्लड की कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो ब्लड की कंपोजिशन में कौन कौन पार्ट आएगा? एक आपका प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है ना। प्लाज्मा जो होता है वो 95% वाटर होता है, 95% लगभग वाटर होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये इस ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड जो फ्लो होता है वो प्लाज्मा की वजह से। तो प्लाज्मा के अंदर टोटल क्या होता है कंटेंट? 95% जो होता है कंटेंट वो पानी होता है, और बाकी के 5% में आपके पार्टिकल्स आते हैं जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ब्लड की जो फ्लूइडिटी है पूरी की पूरी तरह से प्लाज्मा के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण। तो प्लाज्मा उसको फ्लो करवाता है, तो ब्लड फ्लो प्लाज्मा की वजह से होता है। सेकंड जो है आपका RBC, फुल फॉर्म में जो होती है RBC की होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, और उसी की वजह से आपका ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर होता है। तो जो में इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो आपका हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो RBC जो है वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो भी हीमोग्लोबिन करता है। WBC की फुल फॉर्म है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का ये काम है कि जो आपके बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स अगर एंटर हो जाते हैं या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स अगर एंटर हो जाते हैं तो उनके विरुद्ध ये लड़ने का काम करते हैं। इट मीन्स दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो वो आपके सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं जो आपकी बॉडी के जर्म्स से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स का जो काम है, जो इम्पोर्टेंट मिनरल जो प्लेटलेट्स के वर्किंग में योगदान करता है वो आपका कैल्शियम है, और प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करती है, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। तो प्लाज्मा प्लेटलेट का क्या काम है? जब आपके कभी लग जाए या ब्लड लगातार फ्लो करता है तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग को, जो ब्लड क्लॉट होता है वो ब्लड क्लॉट प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये ब्लड का आपका कंपोजिशन है, प्लाज्मा है, RBC है, WBC और प्लेटलेट्स है, और ये आपका मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन करने में। सभी का ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा ही होता है, ठीक है। फिर अपन ह्यूमन हार्ट पर आ जाते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है
ह्यूमन हार्ट। देखो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है लगभग, जो आपकी मिस्ट जो है मुट्ठी जो है उसके लगभग होता है। इसकी जो बनावट है वो लगभग आप ऐसे बना सकते हैं, जिसके अंदर 4 चैम्बर है। लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। इनके बीच में एक वाल होता है। 4 चैम्बर है, 1 2 3 और 4। तो ये फर्स्ट चैम्बर आपका, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड और ये फोर्थ चैम्बर। तो 4 चैम्बर हार्ट आपकी बॉडी में ह्यूमन हार्ट में होता है। इसको लेफ्ट एरिकल, राइट एरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बिल्कुल प्योर रहेगी, प्योर ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपका लेफ्ट एरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एरिकल और राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड नहीं है। लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल अलग है। लेफ्ट साइड में केवल प्योर ब्लड फ्लो करेगा और राइट साइड में केवल इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। पर लेफ्ट एरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट एरिकल राइट वेंट्रिकल से एक वाल्व के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, और वो वाल्व यूनिडायरेक्शनल है और सिंगल ऊपर से एरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को फ्लो करता है। अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, वेंट्रिकल टू एरिकल का ब्लड का फ्लो नहीं होगा। पर ये जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट की क्या जरूरत है आपके, मतलब नेसेसिटी क्या है कि अगर आपके ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट ही नहीं होते, जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट नहीं होते हैं, है ना। तो जैसे फिशेस है तो 2 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है तो उसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, है ना। तो जैसे तो उनके अंदर क्या जरूरत है ना, अपने अंदर 4 चैम्बर की क्या जरूरत है। तो फिश है, फिश जो होते हैं उसके अंदर केवल 2 चैम्बर हार्ट है, जिसके अंदर केवल 2 चैम्बर ही है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर कितना है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो इसकी नेसेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए 4 चैम्बर हार्ट इन द ह्यूमन बींग। जैसे फिश में अगर 2 चैम्बर है तो आपके अंदर भी 2 चैम्बर हो सकता था और 2 चैम्बर से चल जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आपको आपकी जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, अपन कौन से हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है आपको। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो एनिमल्स, जिस एनिमल्स के अंदर आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, वहां पे बहुत ज्यादा इफिशियंट और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी के लिए जरूरी है कि ब्लड की सप्लाई इफिशियंट हो, फास्ट हो, ताकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सके। तो उसके लिए जरूरी है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो, अलग अलग हो। प्योर और इम्प्योर में अगर ब्लड में मिक्सिंग हो जाती है तो आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इफिशियंट नहीं रह पाएगी। और अगर आपकी बॉडी की सप्लाई इफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं बन पाती है तो आपका जो ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स जो ग्लूकोज का, वो फास्ट नहीं होगा और आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है और इसीलिए आपके अंदर इफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लेफ्ट और राइट 4 चैम्बर हार्ट होता है, ताकि इम्प्योर और प्योर ब्लड बिल्कुल दोनों से अलग रहे और उनके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हो। बाई चांस अगर आपके अंदर 2 हार्ट होता तो आपके अंदर ब्लड की मिक्सिंग होती, प्योर और इम्प्योर ब्लड नहीं होता तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है आपकी बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और नहीं हो पाती तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाना पॉसिबल नहीं होता। और इसी की वजह से आपके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। प्योर और इम्प्योर ब्लड पूरी तरह से दोनों अलग अलग होते हैं और कहीं कोई मिक्सिंग नहीं होती है। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स में आता है, जैसे फिश है तो 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई गिल्स के द्वारा होती है,
है ना। तो गिल्स के द्वारा पानी अंदर आएगा, उससे वो ऑक्सीजन ले लेती है और गिल्स से डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की। तो इसलिए वहाँ पे ब्लड का ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ब्लड के द्वारा वो सप्लाई भी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 चैम्बर और मिक्सिंग ब्लड की चलती है। तो यहाँ पे 4 चैम्बर का कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है, उनको भी आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है इन्वायरमेंट। तो 3 चैम्बर हार्ट होता है, फर्स्ट सप्रेशन लेता है और बाद में वो एक साथ आ जाते हैं। इसका मतलब इनके अंदर भी उसको दोनों तरफ इम्प्योर और प्योर ब्लड को अलग रखने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए इनके अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट की कोई जरूरत नहीं है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। फिर 2 चैम्बर हार्ट होता है, इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो किसकी वजह से होती है, गिल्स की वजह से होती है। गिल्स होता है, पहले पानी अंदर आएगा, गिल्स के अंदर जाएगा, गिल्स उसमें से डिजोल्ड ऑक्सीजन को लेंगे और गिल्स डायरेक्ट बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स वहाँ पे ब्लड का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, तो ब्लड के अंदर मिक्सिंग चलेगी, इसलिए यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट ही होता है और 4 चैम्बर हार्ट की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी सिमिलर है, यहाँ पे भी पूरी तरह से ब्लड का प्योर और इम्प्योर में सेपरेशन की कोई जरूरत ज़्यादा नहीं है, ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते हैं। पर एम्फीबियंस और जो मैमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स है, उनके अंदर जो ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फाइलम मैमल्स के अंदर आते हैं। तो मैमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी को टेम्परेचर को लगातार बनाए रखना पड़ेगा, और बॉडी को टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के अंदर फास्ट होनी चाहिए। और ऑक्सीजन सप्लाई फास्ट कब होगी, जब प्योर और इम्प्योर ब्लड का परफेक्ट सेपरेशन हो, और परफेक्ट सेपरेशन को बनाए रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, चलो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई कि आपके ब्लड ह्यूमन हार्ट वर्क क्या उसकी फंक्शन है, कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, और 4 चैम्बर की जरूरत क्या होती है, नेसेसिटी क्या होती है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं आपके ट्यूब जो वेजल्स हैं जो पूरे ब्लड को ले जाती है और लाती है। देखो, जो वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है, वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो आर्टरीज होगी या वेन्स होगी। डिफरेंस प्लस आपको दोनों का फंक्शन एक साथ ही बता देते हैं और दोनों एक साथ ही आप पढ़ सकते हैं। आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज उनको कहते हैं जो ब्लड को कहाँ से ले जाती है, ह्यूमन हार्ट से अवे ले जाती है ना, मतलब वो हार्ट से बाहर की तरफ अगर ब्लड को ले जाती है तो उनको आर्टरीज कहते हैं। प्योर और इम्प्योर का यहाँ पे कोई ज्यादा महत्व नहीं है ना। प्योर और इम्प्योर के आधार से अपन आर्टरीज को और वेन्स को क्लासिफाई नहीं करते हैं। कुछ आर्टरीज ऐसी भी होती है जो इम्प्योर ब्लड भी ले जाती है, कुछ वेन्स ऐसी भी है जो प्योर ब्लड ले जाती है ना। तो जनरली आर्टरीज अपन मानते हैं प्योर ब्लड ले जाती है, पर आर्टरीज की डेफिनेशन वही नहीं है। आर्टरीज की डेफिनेशन क्या है, ब्लड वेजल्स व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, हार्ट से दूर जो ले जाती है ना, जो हार्ट से अवे ले जाती है ब्लड को, उनको आर्टरीज कहते हैं। और वेन्स किसको कहते हैं, जो ब्लड को किसके अंदर लाती है, हार्ट के अंदर लाती है, मतलब पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वो अगर हार्ट के अंदर ब्लड को लाती है या कहीं दूसरी जगह से भी लाती है। कुल मिला के हार्ट से अगर ब्लड बाहर निकलता है तो जिस ब्लड वेजल से निकलता है वो है आपके आर्टरीज, और अगर ब्लड ह्यूमन हार्ट के अंदर आता है तो जिस ब्लड वेजल्स के द्वारा आता है वो है वेन्स, है ना। आर्टरीज जो होती है उसके अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है, और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर लगभग नहीं होगा। जो आर्टरीज है उसके अंदर जो फ्लो होता है ब्लड का वो प्रेशर के साथ होता है,
है ना, क्योंकि ये हार्ट से निकल रही है और हार्ट उसको प्रेशर से एक्सर्ट करता है, तो प्रेशर की वजह से, हार्ट के प्रेशर की वजह से ब्लड जो फ्लो होता है इन आर्टरीज में वो बोले प्रेशर के साथ फ्लो होता है और इसीलिए फास्ट मूवमेंट होता है। जो ब्लड का फ्लो है आर्टरीज में वो फास्ट होगा और वेन्स में जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होगा क्योंकि वहां पे कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ब्लड की जो आर्टरीज है उनकी वाल जो होती है वो थिक वाल होती है और इसके अंदर वेन्स के अंदर जो वाल होती है वो होती है थिन। अब कहने का मतलब ये जो है ये ब्लड वेजल अगर आर्टरीज है आपकी तो ये जो ब्लड वेजल्स की लाइनिंग है इनर ये थिक होगी और इसके अंदर ये थिन होगी। ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गया कि आर्टरीज जो होती है वो थिक वाल्ड होती है और वेन्स जो होती है वो थिन वाल्ड होती है। बट रीजन भी आपको आना चाहिए, बट ऐसा क्यों, वाई द आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड द वेन्स आर थिन वॉल्ड। इसका रीजन ये है कि आर्टरीज ब्लड को कहाँ से लाती है, हार्ट से। हार्ट से ब्लड सदैव फोर्स के साथ आता है, प्रेशर के साथ आता है, तो उस प्रेशर से कहीं ये ब्लड वेसल टूट न जाए, है ना, डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए इसको ब्रेक होने से या पूरी तरह से टूट जाने से बचाने के लिए इनकी वाल्व क्या होती है, थिक होती है ना। अगर आप जैसे ये प्लास्टिक की नली लेते हो, प्लास्टिक की नली के पास अगर आप छोटी नली ले लेंगे और मोटर जो होती है जिससे अपन पानी को चढ़ाते हैं वो ज़्यादा हाफ पावर की हो और उसको उस नली से कनेक्ट कर देंगे तो उस मोटर का जो प्रेशर होगा उसकी वजह से वो नली क्या हो जाएगी, फूट जाएगी, है ना। तो वहां पे जो नली लगेगी वो मोटी लगेगी, इसीलिए जो खेतों में पानी वानी पिलाते हैं उसमें आपके घर जैसी नली नहीं लगती है, वहां पे लगती है बहुत थिक वायर की, बहुत मजबूत प्लास्टिक की नलियां लगाते हैं ताकि उस प्रेशर को वो मेंटेन रख सके। तो वो का वही रीजन यहाँ पे है, आर्टरीज चूंकि प्रेशर से ब्लड को लाती है हार्ट से, इसीलिए इसकी वाल्व थिक होती है। और यहाँ पे उल्टा है, ये ह्यूमन हार्ट को ब्लड ले जा रही है और ब्लड जब ले जाती है तो कोई प्रेशर नहीं होता है, तो इसमें ऐसी कोई टूटने की कोई खतरा नहीं है और इसीलिए इनकी वाल्व क्या होती है, थिन वॉल्व होती है। चौथा जो है इसके अंदर वाल्व नहीं होते हैं और इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और वो वाल्व किस प्रकार से होते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल, जैसे इसके अंदर जो होंगे ये आपके हैं तो ये इस प्रकार से होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इस तरफ फ्लो तो करते हैं पर उल्टा फ्लो नहीं होने देंगे, उल्टा फ्लो जब होगा तो ये दोनों इस प्रकार से क्लोज हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको समझ में है। तो आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं होते हैं, मतलब ये अगर आर्टरीज है तो उसके बीच में ऐसे वाल्व होते हैं, है ना। तो वो वाल्व की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है। अब ये तो आपका डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर वाल्व नहीं होते हैं और वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए रीजन वाई, तो आर्टरीज के अंदर वाल्व की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो बड़े प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो वो उसका रिवर्स फ्लो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्रेशर से आता है तो यूनिडायरेक्शनली जाएगा, तो रिवर्स उसका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई वाल्व की जरूरत नहीं है। पर यहाँ देखो वेन्स में ब्लड बिना प्रेशर के फ्लो करता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, वापस रिवर्स डायरेक्शन में, और इनके अंदर जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये हार्ट की तरफ जा रहा है तो हार्ट की तरफ ही जाना चाहिए, वापस रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो उसको रिटर्न ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए इसमें वॉल होते हैं, है ना। तो ये जैसे ये है, ये दोनों वॉल है, अगर इस तरफ से ब्लड जा रहा है तो चलता रहेगा, पर अगर वो रिवर्स आया तो ये वॉल क्या करेंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ब्लड इधर फ्लो कर रहा है तो ठीक है, पर जैसे ही इससे इधर फ्लो करना स्टार्ट हुआ है वो इस वाल से टकराएगा और ये वाल इस तरह से क्लोज हो जाएंगे। तो अपोजिट फ्लो को रोकने के लिए आपके वेन्स में क्या होती है, ये वाल प्रेजेंट होते हैं, तो इधर उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस भी है और आर्टरीज और वेन्स की डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन से समझ में आ गया, जो हार्ट से अवे ले जाती है ब्लड को उनको आर्टरीज कहते हैं और जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है उनको अपन वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज और ब्लड का आपको पता चल गया दोनों। दूसरा, ये जो आर्टरीज होती है लगभग कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है ना। आर्टरीज कौन से कलर की होगी, रेड कलर की होती है, और ये ब्लू कलर की होती है।
आर्टरीज जो होती है वो डीप होती है स्किन में, जब आपको दिखेगी नहीं, और ये होती है सरफेस पे। आपके हाथ है ना, हाथ के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपको ब्लू ब्लू कलर की लाइनिंग दिखेगी, ये आपकी सारी वेंस है। हाँ, है ना। तो ये कलर है, ये आपकी वेंस है, पर आपको जो रेड कलर की आर्टरीज है वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो इसके नीचे है, जो आपकी हड्डियां हैं उनके नीचे होती है, और इसीलिए डीप होती है। मतलब आपको ना तो इधर से दिखेगी ना इधर से दिखेगी, जो हड्डियां होती है उनके लगभग आसपास होती है, तो इसलिए वो आपको नहीं दिखेगी। और वेंस जो है वो लगभग आपको सारी दिख जाएगी हाथ के ऊपर, है ना, तो उनको आराम से आप देख सकते हैं। पर आर्टरीज आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आर्टरीज काफी डीप में होती है। ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। क्या है, तो ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथवेज होता है उसके अंदर आपको पूरा समझना पड़ेगा। यहाँ से आपके लंग्स होते हैं, ये क्या है, लंग्स है, जो ऊपर आपके दोनों साइड में है, लेफ्ट और राइट लंग्स। ये आपका ह्यूमन हार्ट है, और यहाँ पे आपकी कैपिलरीज है। ठीक है, ये सर्कुलेशन है। तो सर्कुलेशन में आप लंग्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी लेफ्ट साइड है, और ये आपकी ह्यूमन हार्ट की राइट साइड है। ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो मूवमेंट होगा वो इस प्रकार से सिंगल वे मूवमेंट होगा, इस प्रकार से। ये तीनों चीजें हैं, तो आप लंग्स से स्टार्ट कर सकते हैं। लंग्स से जो होता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर से अपन ले लेते हैं, और CO2 बाहर निकाल दी जाती है लंग्स से। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कंप्लीट करता है, लंग्स। लंग्स के अंदर आएगी क्या, ऑक्सीजन गैस, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, तो वो हो जाएगा प्योर ब्लड। तो यहाँ से लंग्स से आपका प्योर ब्लड जो होता है वो यहाँ आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा लेफ्ट आरिकल, तो ये आपका प्योर ब्लड है। ठीक है ना, इसमें ब्लड का जो फ्लो होगा वो इस प्रकार से होगा, यहाँ से आया ब्लड, ये यहाँ से इस प्रकार से फ्लो होगा, और ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ये आपका फ्लो है। तो इसको लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है, प्योर। क्यों प्योर है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड लंग्स से आपके लेफ्ट आरिकल में आता है। तो देखो, आप यहाँ पे हार्ट को अंदर ब्लड को ला रहे हैं, तो ये क्या होगी, वेंस होगी कि आर्टरीज होगी, वेंस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हार्ट के अंदर ब्लड को ला रही है। हार्ट से बाहर जो ब्लड ले जाती है वो तो होती है आर्टरीज, जो ब्लड को लाती है हार्ट के पास वो होती है वेंस। पर ये कहाँ से ला रही है, लंग्स से। उनको अपन पल्मोनरी भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। पर ये लाती क्या है, प्योर ब्लड, है ना। तो आप आर्टरीज और वेंस को अगर ये कंफ्यूज होते हैं कि आर्टरीज प्योर ब्लड ले जाती है और वेंस इम्प्योर ब्लड ले जाती है, तो वो आपको कंफ्यूज रखेगा। आपको आर्टरीज और वेंस की डेफिनेशन प्योर और इम्प्योर के आधार पर नहीं देनी है। तो चूंकि ये ब्लड को ह्यूमन हार्ट के अंदर ला रही है, इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग्स से आपका ब्लड को कहाँ लाएगी, लेफ्ट आरिकल में, जब ये रिलैक्स स्टेट में होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस, तो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका मेन एरोटा निकलेगी, और मेन एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड फ्लो होगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे है इसको अपन कहते हैं मेन एरोटा, है ना। फिर जो स्मॉल स्मॉल
ब्लड वेजल्स इनसे निकलती है मेन एरोटा से, वो है आर्टरीज। ये प्योर ब्लड को, कौन से ब्लड को ले जा रही है? प्योर ब्लड को टू बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये प्योर ब्लड को ले जाती है ना। तो आपका ब्लड आ गया यहाँ से लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आरिकल से कॉन्ट्रैक्ट होने पर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेन एरोटा में जाएगा और मेन एरोटा डिवाइडेड हो जाती है छोटी छोटी ब्लड वेजल्स में, जिनको आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज सारे प्योर ब्लड को कहाँ ले जाएगी? बॉडी के अंदर ले जाएगी। बॉडी के अंदर होगा क्या? बॉडी के अंदर जो सेल्स है, ये आपकी ब्लड सेल है, इस सेल के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसके पास CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है। और ये आपका ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड से कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर, और CO2 आ जाएगी ब्लड के अंदर। यहाँ पे एक एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से सारा का सारा ब्लड धीरे धीरे जब हो जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो है वो ओपन एरियाज है जहाँ पे आर्टरीज खत्म हो जाती है और वेन्स स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्टरीज और वेन्स का कनेक्टिंग पॉइंट है कैपिलरीज। तो पूरी बॉडी से जब ब्लड फ्लो होगा तो वो लगभग डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और उसकी सारी ऑक्सीजन सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और सेल से जो CO2 है वो ब्लड के अंदर आती जाएगी, है ना। तो यहाँ से ब्लड का फ्लो कहाँ हो गया? ये आपकी बॉडी में आर्टरीज से फिर कहाँ आ गया ब्लड? कैपिलरीज से, कैपिलरीज के अंदर आ गया। ठीक है, कैपिलरीज से क्या होगा? सारी वेन कनेक्ट होकर ये यहाँ से सारा इम्प्रूव ब्लड क्या ले जाएगी? ठीक है, तो ये सारे ब्लड को यहाँ से फ्लो करवाएगी। तो कैपिलरीज के द्वारा जो ब्लड का फ्लो होगा ये कहाँ होगा? यहाँ आ जाएगा राइट आरिकल। यहाँ पे अब जो ब्लड पहुंचा ये इसको अपन कहते हैं वेना कावा। वेना कावा के द्वारा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ब्लड जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर राइट आरिकल के, इसका नाम जो है वो है वेना कावा, जो मेन वेन्स है। और ये जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है जो यहाँ तक ब्लड को ला रही है, इम्प्योर ब्लड को, वो वेन्स है। और ये सारा आपका इम्प्योर ब्लड है। तो कैपिलरीज से जो कलेक्ट कर दिए इम्प्योर ब्लड को उनको वेन्स कहते हैं। वेन्स जब कंबाइन हो जाएंगी तो जो मेन बनेगी वो वेना कावा, और वेना कावा आपके हार्ट में ओपन हो जाएगी राइट आरिकल की जगह। और राइट आरिकल से ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारा का सारा ब्लड पुश कर दिया जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स में। आपका सारा ब्लड वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ से लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये मूवमेंट है और ये आपका ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। अब लंग्स में कौन सा ब्लड देता है? इम्प्योर। अब इस ब्लड के पास CO2 बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन है लेस, और CO2 लगभग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे CO2 बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो बाहर से आई वो वापस ले ली जाएगी और ये ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये पूरी साइकिल आपकी बॉडी में लगातार चलेगी। तो ये फ्लो है आपकी पूरी बॉडी का, जो ब्लड का फ्लो है। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देते हैं पूरे फ्लो को। लंग्स में जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन आ जाएगी। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड होता है, उसको पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आरिकल में पहुंचा दिया जाता है हार्ट के। लेफ्ट आरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सारा का सारा ब्लड मेन एरोटा में चला जाएगा, है ना। मेन एरोटा सब डिवाइडेड होती है आर्टरीज में, और ये आर्टरीज पूरे बॉडी के अंदर आपके प्योर ब्लड को हर एक सेल तक ले जाएगी। हर एक सेल तक जो एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का वो डिफ्यूजन के द्वारा होगा। सेल के पास रेस्पिरेशन होता है और उसकी वजह से वहां पर CO2 ज्यादा होगी
और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन चली जाएगी सेल के पास और सेल की CO2 आपके ब्लड में ट्रांसफर होती जाएगी। इसलिए जब बॉडी से पूरा ब्लड कलेक्ट होता है, कैपिलरीज में आता है, तो वो पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उसके पास पूरी की पूरी CO2 आ जाती है और ऑक्सीजन उसके पास लगभग नील रहती है। कैपिलरीज ओपन एरियाज है जो टिश्यू के अंदर होता है। फिर ये कैपिलरीज जब रिकम्बाइन होती है जिन ब्लड वेजल्स में, उनको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। तो वो सारे इंप्योर ब्लड को वेन्स कलेक्ट करती है और एक मेजर वेने कवा में ओपन होती है। जो वेने कवा जो होती है वो सारे के सारे इंप्योर ब्लड को राइट आरिकल, राइट एट्रियम जो है ह्यूमन हार्ट का, उसके अंदर ले जाएगी। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारा का सारा ब्लड इंफ्यूज पुश होकर लंग्स में चला जाएगा और जिसके द्वारा ये जाता है, क्योंकि ये अवे जा रहा है तो इसको अपन पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या ये पल्मोनरी आर्टरी? तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? सारे इंफ्यूज ब्लड को राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स के अंदर ले जाती है। ये पूरा फ्लो है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो इनके फंक्शंस आते हैं, जैसे पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इन लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेन एरोटा? मेन एरोटा कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट टू स्मॉल बॉडी। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेने कवा? वेने कवा का क्या फंक्शन है? वेने कवा कलेक्ट द इंप्योर ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी एंड ओपन्स इनटू द राइट आरिकल ऑफ आवर ह्यूमन हार्ट, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इट कैरीज इंप्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू ह्यूमन लंग्स और प्यूरिफिकेशन जो है वो लंग्स के अंदर हो जाता है। ये पूरी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरा फ्लो करता है ब्लड, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल आपको आना चाहिए। तो सर ब्लड को प्योर और इम्प्योर ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल आप इसके आधार पे बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है। तो देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। और ब्लड में भी कौन? हीमोग्लोबिन, है ना। तो जब ऑक्सीजन यहाँ आएगी लंग्स में और जब ब्लड आएगा तो ब्लड का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन से बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन को किसको दे देगा? सेल को। पर आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं होता है। जनरली होता तो है पर उसका परसेंटेज बहुत कम है। 1-2% जो ट्रांसपोर्ट है CO2 का वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। पर ऑक्सीजन का 100% ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। तो हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का। पहले भी तुमको एक बताया था मैंने कि अच्छे खाना या अच्छा खाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी चीज ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है। क्योंकि सेल के अंदर देखो, यहाँ पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी के लिए। पर चाहिए क्या? ऑक्सीजन। और फिर आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। पर अगर ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, फूड आपके पास बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा खाते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर ऑक्सीजन की कमी है आपकी बॉडी में तो फूड का ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होगा। और कंप्लीट अगर फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अच्छा खाने से मतलब नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखने वाले हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपका फूड का ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होगा। और नहीं होगा तो आपको एनर्जी कमी रहेगी और वो चक्कर आएंगे और ये सब चीज़ें रहेगी। तो वो ये सोचते हैं कि मैं तो अच्छा खाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाता हूँ, फिर भी मेरे को कमजोरी महसूस होती है। तो उसका रीज़न खाना नहीं है, इसका रीज़न ये है हीमोग्लोबिन जो आपकी बॉडी में कम है। तो हीमोग्लोबिन की काउंट भी आपके ब्लड में अच्छी होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। सेकंड जो गैस होती है वो होती है CO2।
CO2 ट्रांसपोर्ट, अब CO2 का ट्रांसपोर्ट भी आपकी बॉडी में ब्लड ही कर, CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। और प्लाज्मा में जो CO2 होती है वो घुल जाती है, सोल्यूबल स्टेट में हो जाती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन कर रहा है, पर यहाँ पे CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करेगा। तो 97% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है, 2 से 3% हीमोग्लोबिन के द्वारा भी होती है और बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी होती है। उसको ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाते हैं, और केवल प्लाज्मा से ये CO2 का ट्रांसपोर्ट मानते हैं। तो ये ऑक्सीजन और CO2 जो होती है आपकी बॉडी में, वो भी आपके ब्लड के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। फिर अपन आ जाते हैं ह्यूमन ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर जो होता है वो कौन मेजर करता है आपके? ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो नॉर्मल 80 से लेकर 120 तक नॉर्मल अपन मानते हैं। 80 टू 120। लोएस्ट ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg। जो ब्लड प्रेशर है लोएस्ट अपन मानते हैं 80 mm ऑफ Hg जो आपका लोएस्ट प्रेशर है, और 120 mm ऑफ मर्क्यूरी इज द हाईएस्ट प्रेशर। तो आपका ब्लड का प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर विथ विच द ब्लड इज फ्लोन थ्रू द एरोटा, या तो जिस प्रेशर के साथ ह्यूमन हार्ट उस ब्लड को आर्टरीज के या एरोटा के अंदर धक्का देता है, उस या फिर यूँ मान सकते हो कि ये जो ब्लड इसके अंदर फ्लो करेगा तो इसके जो पार्टिकल्स है इस दीवारों पे जो प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर को अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब जब ब्लड फ्लो करेगा एरोटा में तो उसकी जो साइड वाल्स है उसके ऊपर वो टकराएगा, टकराकर जो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा उसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आपके ब्लड का जो प्रेशर है मिनिमम 80 mm Hg हो सकता है और मैक्सिमम 120 mm ऑफ Hg हो सकता है। ये नॉर्मल रेंज है ना। अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 mm Hg से लो जाता है तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और आपका ब्लड का जो प्रेशर हो रहा है फ्लो वो लो हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। कभी कभी आपको पैरालिसिस हो सकता है और भी दूसरी सिम्टम्स हो सकते हैं, और लो ब्लड प्रेशर वाला कभी भी बेहोश हो सकता है, मर भी सकता है। हेलो, तो 80 mm Hg लोएस्ट, और इससे अगर आपका ब्लड का प्रेशर डाउन होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर से ब्लड जा रहा है वो हो जाएगा कम, और इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। तो कभी कभी वो व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर का है, वो अपने आप चलते चलते बेहोश भी हो सकता है, गिर भी सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है 120 mm Hg से अगर प्रेशर ब्लड का ज़्यादा चला जाता है, 140 चला जाए, 160 चला जाए, तो वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है ना। और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज का ये होता है कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये यहाँ से आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। आर्टरीज अगर ब्रेक हो जाती है या ह्यूमन हार्ट की कोई यहाँ पे जो अंदर है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो ये ब्लड आपका बॉडी के आउटर पार्ट में आ जाएगा और उस व्यक्ति की उसी समय डेथ हो जाएगी, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके ब्लड की मिक्सिंग किसी भी कंडीशन में अलाउड नहीं है ना। तो आपकी ब्लड का अगर फ्लो इन आर्टरीज के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाए, ये प्रेशर दो वजह से भी होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल और खाते हैं तो ये क्या होता है, ये ऐसे ये आपके आर्टरीज है, तो आर्टरीज पे ऐसे जमता जाता है अंदर। तो ये जो पसेस है, जो बीच वाला पार्ट है, वो बहुत सकड़ा होता जाता है, और सकड़ा होता जाता है तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आर्टरीज क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो जो फैट है उस फैट की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो दूर करने के लिए कहा जाता है फैट नहीं खाएंगे तो बिल्कुल उनका ब्लड का प्रेशर मेंटेन रह सकता है। तो इट मीन ये जरूरी है कि आपका ब्लड का प्रेशर 80 से 120 के बीच में ही रहे। लो और हाई दोनों ही
एक तरह से आपके डिसीज है जिसको लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर से अपन जानते हैं, है ना। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं स्पाइक्नो मैनोमीटर, सिग्नो मैनोमीटर, जिसका नाम दे रखा है आपको बुक में 107 पेज पे देखो। सिग्नो मैनोमीटर, है ना। पेज नंबर लास्ट देखो, जो आपका 107 है, उसके लास्ट पेज पे लास्ट में दे रखा है मैनोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है ना। ब्लड प्रेशर को वो फिगर भी दे रखा है आपको, जो पट्टी बांधते हैं यहाँ पे, और पट्टी बांध के वो तेज उसको लो करवाते हैं, और उससे जो प्रेशर आपके मर्क्यूरी का आएगा उस इंस्ट्रूमेंट को स्पाइक्नो मैनोमीटर कहते हैं, और उससे आपके ब्लड को प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा है केवल लिम्फ। तो लिम्फ का केवल इतना है कि जो लास्ट कैपिलरीज में जो फ्लो होता है वो आपका लिम्फ है। इस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको अपन लिम्फ कहते हैं, और लिम्फ व्हाइट कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है लिम्फ में, और ये व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है जो टिश्यूज तक, एक लास्ट सेल तक, अल्टीमेट सबसे लास्ट सेल जो होती है वहां तक ब्लड को ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और वहां तक ये ब्लड को ले जाता है ना। और कलर व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। बाकी का ब्लड रेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है ना। तो रेड कलर जो इम्पार्ट करता है वो आपका हीमोग्लोबिन है। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। सर